तो साथियों, आज हमारा वेक्टर का कूलॉम्स के नियम का जो वेक्टर स्वरूप है, वेक्टर फॉर्म है, आज उसके ऊपर हमारा लेक्चर है। कूलॉम्स ने क्या बताया उसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका एक वेक्टर फॉर्म भी हो सकती है। तो इसीलिए कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, या बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसके लिए क्या करा कूलॉम्स ने कहा कि माना दो चार्ज Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है। माना Q1 व Q2 दो पॉइंट चार्ज है और दोनों चार्जों के बीच या दोनों चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से r दूरी पर क्या है? स्थित है। जब एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तब चार्ज Q2 के कारण चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स, चार्ज Q2 के कारण चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स। तो लगने वाला फोर्स कितना बताया था कूलॉम ने? 1/2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²। कितना बताया? अपॉन r²। जब अपॉन r² तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? r यूनिट वेक्टर 2 1 क्या लेते हैं? r वेक्टर। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स। तो लगने वाला फोर्स कितना है? 2 1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो जाएगा 1/2 यूनिट वेक्टर, समीकरण नंबर सेकंड। लेकिन हम जानते हैं r12 यूनिट वेक्टर बराबर माइनस r21 यूनिट वेक्टर। ये मान आपस में क्या है? बराबर है। जब ये मान आपस में बराबर है तो क्या मैं 12 की जगह 21 ले सकता हूं? तो F21 वेक्टर बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? r21 यूनिट वेक्टर। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है? क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है? जब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है तो हम कितना लिख सकते हैं? F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। ये एक रिलेशन बताया। ये क्या बताया? एक रिलेशन बताया। और इस रिलेशन से क्या स्पष्ट होता है? इस रिलेशन से स्पष्ट होता है कि इस इक्वेशन से स्पष्ट होता है कि दोनों पॉइंट चार्जों पर लगने वाले फोर्सों का मान बराबर है। दोनों फोर्सों का क्या है? मान बराबर है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। जब दिशाएं विपरीत हैं तो उन्होंने कहा कि कूलॉम का जो नियम होता है न्यूटन के गति के विशेषक यानी न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो कूलॉम का जो वेक्टर स्वरूप है, वेक्टर फॉर्म है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या करता है? पालन करता है। ये बात वेक्टर स्वरूप में बताई गई। ये बात किस में बताई गई? वेक्टर स्वरूप में बताई गई। जब वेक्टर स्वरूप में बताई गई तो यहां से एक चीज डिस्कस होती है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो उसका ही रूप निकल के आया है। उसका ही क्या निकल के आया है? रूप निकल के आया है। इसीलिए कूलॉम्स के लॉ को न्यूटन का थर्ड लॉ भी कह सकते हैं। ठीक, उसका ही ये स्वरूप है।
उसके बाद ये डिस्कस हुआ कि भाई कि कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है। कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है। कूलाम के नियम का महत्व, लिख सकते हैं हम कूलाम के नियम का महत्व। क्या? कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व क्या था? कूलाम के नियम का महत्व क्या था? कूलाम के नियम का महत्व था कि ये नंबर एक बात, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच की छोटी दूरियां, कूलाम्स का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच की छोटी दूरियां, दो आवेशों के बीच की, ये Q1 और ये Q2, बीच की दूरियां, ये वाली दूरी, बीच की दूरी छोटी दूरियां जैसे परमाणुीय दूरियां। परमाणुीय दूरियां कितनी होती हैं? 10 की घात -11। परमाणुीय दूरियां कितनी होती हैं? 10 की घात -11। जब परमाणुीय दूरियां 10 की घात -11 मीटर या नाभिकीय दूरियां 10 की घात -15 मीटर होती हैं। नाभिकीय दूरियां कितनी होती हैं? 10 की घात -15, या तो 10 की घात -11 मीटर या 10 की घात -15 मीटर। इन दूरियों के लिए क्या होता है? सत्य होता है। इन दूरियों के लिए क्या होता है? सत्य होता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहला इसका इंपोर्टेंस था कि दो चार्जों के बीच छोटी से छोटी दूरियां जैसे परमाणुीय दूरियां 10 की घात -11 मीटर या नाभिकीय दूरियां 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर के लिए ये नियम क्या है? सत्य है। एक इंपोर्टेंस इसकी ये थी। दूसरी इंपोर्टेंस क्या थी? दूसरी इंपोर्टेंस ये थी कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं। नंबर एक तो ये हो गई। नंबर दो कि दो आवेश बराबर फोर्स लगाते हैं लेकिन उनकी दिशाएं आपस में विपरीत होती हैं। फिर दोबारा सुन लें, दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं। ये कूलाम्स के नियम का एक इंपोर्टेंस था। दूसरा, और तीसरी इंपोर्टेंस क्या है इसकी? तीसरी इंपोर्टेंस है कि ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इस रेखा के ही अनुदिश कार्य करता है, चाहे ऐसे लग जाए चाहे ऐसे लग जाए। ठीक, ये इसकी इंपोर्टेंस थी। फिर दोबारा सुन लो इंपोर्टेंस। इसकी इंपोर्टेंस है नंबर एक कि कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच की छोटी दूरियों जैसे परमाणुीय दूरियां 10 की घात -11 मीटर या नाभिकीय दूरियां 10 की घात -15 मीटर के लिए क्या है? सत्य है। दूसरी इंपोर्टेंस इसकी क्या है? दूसरी इसकी इंपोर्टेंस है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स हमेशा एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। ये एक उसका इंपोर्टेंस है। तीसरा इंपोर्टेंस क्या है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों रेखाओं के अनुदिश लगता है। ये कूलाम्स के इंपोर्टेंस हैं। आप इनको इंपोर्टेंट को क्या करें? बारीकी से समझें। ठीक,
दूसरी चीज और बता दूं, एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है, आपने को फिर मैं दोहरा दूं, एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक था वो क्या था? मात्रक था कूलम्ब स्क्वायर या न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। क्या था? कूलम्ब स्क्वायर या प्रति कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर था। ये इसका क्या था? मात्रक था। या इसका जो मात्रक होता है, या इसका मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर, या एप्सिलॉन नॉट का क्या मात्रक होता है? फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। आप इसको देखें।